हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 को। इसके जो पहले वीडियो हमने बनाया था वेक्टर अलजेब्रा पे, तो भाई उसमें ना हमने इसकी शुरुआत करी थी और एक्सरसाइज 10.1 को पूरा हल किया था। उस वाले वीडियो में हमने भाई बात करी थी कि सदिश क्या होते हैं, स्थित सदिश क्या होते हैं, और भाई जो हमारे वेक्टर होते हैं सदिश ये कितने प्रकार के होते हैं। भाई इन सब बारे में चर्चा हुई थी पिछले वीडियो में। अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो भाई इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले कुछ बातों पर यहाँ चर्चा करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 को शुरू करेंगे। तो भाई पहली हेडिंग हमने डाली हुई है सदिशों का योगफल, कि भाई सदिशों को हम जोड़ेंगे कैसे। अगर हमारे पास 1 2 3 4 कई सारे वेक्टर हों तो उनको हम जोड़ेंगे कैसे। अब भाई सदिशों का योगफल थोड़ा अलग क्यों है, क्योंकि भाई सदिश के पास ना दो चीजें होती हैं। एक तो परिमाण, उसे आप आराम से जोड़ सकते हो, लेकिन दिशा को आप कैसे जोड़ोगे। कि भाई मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, आपने उनको जोड़ तो दिया, लेकिन जोड़कर उसकी दिशा कहां पे जाएगी, भाई ये बताना थोड़ा कठिन काम होता है। इसलिए भाई सदिशों का योगफल हम ज्ञात करते हैं। हमारे पास दो नियम है। पहला जो नियम है उसे कहते हैं त्रिभुज का नियम। भाई पहला नियम है, उसका नाम है त्रिभुज का नियम। अब त्रिभुज का नियम है क्या, मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है ए बी, ठीक है। अब इनिशियल पॉइंट ए है और भाई एंड पॉइंट है बी। अगर कोई दूसरा वेक्टर बी से शुरू हो और भाई सी पर जाके खत्म हो जाए, वेक्टर इस प्रकार से हो कि एक का एंड पॉइंट दूसरे का इनिशियल पॉइंट हो, एक जहां पर खत्म हो रहा हो दूसरा अगर वहां से शुरू हो रहा हो, ठीक है। भाई कोई दो वेक्टर इस प्रकार से हैं तो इनका परिणामी AC होगा इस प्रकार से, और दिशा उसकी होगी ये वाली, ठीक है। तो AB की दिशा है ये, BC की दिशा है ये, तो हमारे AC की दिशा होगी ये, अर्थात त्रिभुज की तीसरी भुजा। इसीलिए भाई इसको त्रिभुज का नियम भी कहते हैं। अब यहां पे ध्यान देना, अगर आपको AB वेक्टर में BC वेक्टर जोड़ना है तो भाई उत्तर क्या आ जाएगा, AC वेक्टर। एक का एंड पॉइंट एक का इनिशियल पॉइंट बगल बगल है, अर्थात भाई B और B देखो सेम है, तो हमने B और B को छोड़ दिया, AC उत्तर में आ गया, ठीक है। तो ये है हमारे त्रिभुज का नियम। और भी देख लो भाई उदाहरण, जैसे कहीं पर लिखा हो PQ वेक्टर और भाई साथ में लिख दे QR वेक्टर। QQ सेम है तो आप QQ को छोड़ दो, सीधे आंसर में क्या आ जाएगा, PR वेक्टर। तो भाई ये जो तकनीक है ना, जो ये वाली ट्रिक है, इसको हम आगे सवालों में ऐसे ही यूज कर लेंगे। जब भी आपको सेम लगे छोड़ दो, ये वाले ले लो और भाई सीधे आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे कहीं पर लिखा हो AC वेक्टर और भाई कहीं पर लिखा हो CD वेक्टर, C और C सेम है तो आंसर में क्या आ जाएगा, AD वेक्टर। ये त्रिभुज का नियम कहलाता है, ठीक है। तो इसे आप चाहें जहां सवालों में यूज कर सकते हो। एक हमारे पास और नियम है। अब अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर इस प्रकार से हैं जो भाई एक ही ओरिजिन से शुरू हुए हों, O से हमारे पास दो वेक्टर हैं, मान लो ये OA है और ये OB वेक्टर है, दोनों O से शुरू हुए हैं। अब आप इनका योगफल कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है भाई। इनका योगफल ज्ञात करने के लिए हम नियम लगाते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का नियम लगाते हैं। भाई घुमा फिराकर ये त्रिभुज का नियम ही है, बस इसे नाम दे दिया गया है समांतर चतुर्भुज का नियम। आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई दो वेक्टर OA और OB इस प्रकार से हैं तो जो इनका परिणामी होगा, योग आएगा, वो होगा हमारा OC वेक्टर। क्या होगा, OC वेक्टर, जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा। अब यहां पर समांतर चतुर्भुज है कहां, ये बता दो पहले। तो भाई इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से बनाना पड़ेगा हमें समांतर चतुर्भुज, और भाई OC यहां तक जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं OA और OB, आपको उनका योगफल निकालना है तो पहले एक समांतर चतुर्भुज क्रिएट कर लो और उसका विकर्ण खींचो जिसकी शुरुआत O से हुई हो, तो वो होगा OA और OB का परिणामी। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि भाई OA वेक्टर और प्लस OB वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, OC वेक्टर। भाई वेक्टर को जोड़ने में दिक्कत ये होती है कि आपने भाई परिमाण तो जोड़ दिया,
लेकिन होता क्या है कि भाई दिशा कौन बताएगा, तो दिशा बताएगा हमारा विकर्ण। तो अगर कोई दो वेक्टर इस प्रकार से हैं तो जो उनका परिणामी होगा उसकी दिशा होगी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, जिसकी शुरुआत ओ से हुई हो। ठीक है, तो भाई दोनों ही नियम एकदम सेम नियम है, कोई अंतर नहीं है। अब देख लो कैसे, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा OA है, OA है, तो भाई OA को तो आप ऐसे लिख लो। अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो OB और AC सेम होने चाहिए। तो जहां OB लिखा है वहां अगर आप AC रख दो। अब देख लो A और A सेम सेम है, उत्तर में क्या आ जाएगा, OC वेक्टर, जो कि भाई ये समांतर चतुर्भुज का नियम है। तो भाई अगर इसको सही से आप ब्रीफ कर लो तो दोनों नियम सेम सेम है। ठीक है भाई, वैसे भाई हमें ना नियमों से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल इतना है कि हम सदिश को जोड़ पाते हैं कि नहीं। तो आपको भाई जो भी नियम अच्छा लग रहा हो आपको सदिश को जोड़ना है बस। अब भाई जोड़ने घटाने में ना कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे अगर कहीं पर लिखा हो AB प्लस BC बराबर AC वेक्टर, ठीक है, त्रिभुज का नियम है ये वाला। तो अगर आप चाहो तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, AB माइनस CB बराबर AC वेक्टर। समझ रहे हो आप, AB प्लस BC, BC को आप चाहो तो उल्टा करके भी लिख सकते हो। उल्टा करोगे तो माइनस का निशान लग जाएगा, जैसे BC था तो प्लस, CB है तो माइनस, ऐसा भी आप कर सकते हो। अब यहां से देखना, अगर लिखा है AB प्लस BC और भाई AC को आप इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस AC वेक्टर। अब आप इसको इस प्रकार से लिख लो, AB प्लस BC, और भाई अगर आपको यहां प्लस लगाने का मन कर रहा हो तो AC लिखा है, इसको आप CA कर दो और बराबर कर दो 0। अब इस चीज को ना हम फिगर द्वारा समझेंगे थोड़ा सा। जैसे हमने AB खींच दिया, A से लेकर B तक गए, ठीक, A से लेकर B तक गए, फिर B से लेकर हम C तक जाएंगे इस प्रकार से, और यहां C से लेकर हम फिर A तक आ जाएंगे। तो भाई योगफल ना 0 होना चाहिए। तो देख लो इस प्रकार से, देखना हम C से लेकर फिर A तक लौट आए और हम जहां पहले थे हम वहीं पर फिर खड़े हुए हैं। भाई पहले आप यहां थे, A से लेकर B तक गए तो AB आ गया, B से लेकर C तक गए तो BC आ गया, C से लेकर फिर A तक आ गए तो CA आ गया। योगफल कितना हो गया, 0, क्योंकि आप जहां पहले थे आप वहीं खड़े हुए हो तो विस्थापन हो जाएगा 0। तो भाई ये है त्रिभुज का नियम। अब भाई उसके आगे हम जानेंगे कि सदिश का गुणन कैसे करते हैं। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि कोई सदिश की गुणा आप अदिश के साथ कैसे करोगे। सदिश की गुणा सदिश से कैसे करते हैं ये बात भाई हम आगे सीखने वाले हैं। अभी हम सीखेंगे कि कोई सदिश की गुणा हम अदिश के साथ कैसे करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है A, ठीक है, और भाई हमारे पास कोई अदिश है लैम्डा, ठीक है। अदिश पे भाई वेक्टर का निशान नहीं लगता है तो आप समझ जाओ कि ये अदिश है, और जिस पर वेक्टर का निशान लगा है वो सदिश है। अभी हमें ना इन दोनों की गुणा करनी है। तो अगर आपके पास कोई वेक्टर है और गुणा कर रहे हो आप स्केलर के साथ में, अदिश के साथ में, तो भाई गुणा करना बड़ा आसान होता है। आप सीधे ऐसे लिख सकते हो कि लैम्डा A वेक्टर, सीधा, गुणा करने में कुछ है ही नहीं, अदिश है सदिश है, गुणा कर दो, सीधा लैम्डा A वेक्टर, ठीक है। अब भाई ये मान कर चलते हैं कि अगर A का जो मैग्नीट्यूड है, मॉड्यूलस है, वो A वेक्टर होता है, अगर इसका मैग्नीट्यूड A वेक्टर होता है, तो अगर आपसे कह दे कि लैम्डा A वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होगा, तो भाई लैम्डा का मॉड्यूलस अलग और A वेक्टर का मॉड्यूलस अलग, और बाद में दोनों की गुणा कर दो और भाई उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब देख लो कैसे, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई ये A वेक्टर है जिसे हम ऐसे बनाएंगे, ये A वेक्टर है और भाई ये 10 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक, ध्यान दिए रहना। अब आप इसकी गुणा लैम्डा के साथ करो और भाई मान लो कि लैम्डा का मान है 1/2, ठीक, तो उत्तर में क्या आ जाएगा, 1/2 A वेक्टर। क्लियर है ना भाई, लैम्डा का मान है 1/2, गुणा कर दिया हमने तो क्या आ जाएगा, 1/2 A वेक्टर। तो वेक्टर तो वैसे ही बनेगा, दिशा भी वैसे ही बनेगी, बस दूरी आधी हो जाएगी, क्योंकि भाई हाफ A वेक्टर है, जो हमारा मॉड्यूलस है वो आधा हो जाएगा, पर दिशा वैसे ही रहेगी। अगर आप लैम्डा का मान 2 रख दो, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा
2a वेक्टर, तो वेक्टर तो वही रहेगा, वैसे ही बनेगा, बस इस बार दूरी जो है वो दुगनी हो जाएगी, पर दिशा वही रहेगी, दिशा वही रहेगी, बस खाली दूरी जो है वह दुगनी हो जाएगी। बस भाई आपको इस बात पे ध्यान देना है कि दूरी जो है हमारी वह दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो भाई यहां तक क्लियर हो गया कि अगर हमें कोई वेक्टर पता हो और भाई कोई संख्या से उसकी गुणा करनी हो, कोई अदिश से उसकी गुणा करनी हो, तो आप किस प्रकार से गुणा करते हो। गुणा करने से क्या होता है, केवल जो हमारा परिमाण है वो बदलता है, दिशा हमारी वही रहती है। ठीक है, तो दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिशा पर फर्क कब पड़ेगा, जब हम कोई वेक्टर की गुणा वेक्टर से कर देंगे तब। अगर वेक्टर की गुणा कोई संख्या से कर रहे हैं, किसी अदिश से कर रहे हैं, तो दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब भाई आपको हम बताने वाले हैं कि मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो आप वैसे ही बना लो, पहले 3 डायमेंशन भाई बना लो इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया हमारा O, ये X Y Z, हमारे तीनों अक्ष हो गए, और O क्या है, O है भाई हमारा ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास कोई बिंदु है यहां, और भाई उसके निर्देशांक है 1,0,0, अर्थात जो दूरी है वह 1 है। क्या है भाई, 1 है। यहां पर कोई बिंदु है और भाई निर्देशांक है 0,1,0, और यहां पर कोई है 0,0,1। अब भाई देख रहे हो, तीनों ही बिंदु जो हैं वह 1 मात्रक की दूरी पर हैं। भाई पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मात्रक सदिश वो होते हैं भाई जिनका मॉड्यूलस 1 के बराबर होता है। तो यहां मॉड्यूलस क्या है भाई, दूरी कितनी है, दूरी 1 है, 1 है और 1 है। तो जो x अक्ष के सापेक्ष होता है यूनिट वेक्टर, उसे हम कहते हैं आई वेक्टर। जो y अक्ष के सापेक्ष होता है वह होता है j, और जो z अक्ष के सापेक्ष होता है उसे कहते हैं k। और भाई वेक्टर होता है पर इन पे हम कैप लगाते हैं। भाई कैप क्यों लगाते हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि ये यूनिट वेक्टर है। तो कहेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। तो आई वाला x के सापेक्ष, जे वाला y के सापेक्ष, और भाई z के सापेक्ष। उल्टा हो गया भाई, के वाला z के सापेक्ष। ठीक है भाई, तो ये है हमारे यूनिट वेक्टर्स। अब इनकी ही सहायता से हम आपको दिक, कोसाइन वगैरह सब बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आई लिखा है तो आप भाई जान जाओ कि वो x अक्ष पे है, जे लिखा है तो y अक्ष पे है, के लिखा है तो z अक्ष पे है। आप सिंपल देख लो कैसे। अब भाई देख लो कैसे इनका प्रयोग करते हैं। मान लो हमारे पास कोई P बिंदु है, A1, A2 और A3, ये इसके निर्देशांक है। ठीक है, P बिंदु के हमारे पास निर्देशांक है। अब भाई मान लो आपको निकालना हो OP। अब OP क्या होता है, P का स्थित सदिश। तो कैसे निकालोगे भाई, A1 के साथ आप I का प्रयोग कर लो, तो यहां होगा A1I, यहां पर A2J और यहां पर A3K। इस प्रकार से आप बदल सकते हो। तो किसी बिंदु को आप वेक्टर में कैसे बदलोगे, यह आपको I J K से करना पड़ेगा। ये भाई निर्देशांक है और ये वेक्टर है। तो निर्देशांक को अगर आपको वेक्टर में बदलना है तो हम वहां से I J K का प्रयोग करते हैं, पहली बात। दूसरी बात भाई, अगर आपको यहां से OP का मॉड्यूलस निकालना पड़े तो भाई सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई निर्देशांक है, उसे आपको वेक्टर में बदलना है, तो x वाले के साथ I, y के साथ j और भाई z के साथ k कर लो। उसका अगर मॉड्यूलस निकालना है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा स्थित सदिश। अब यहीं पर आप एक बात और देख लो। मान लो कि आपके पास कोई वेक्टर है A वेक्टर, निर्देशांक है A1I प्लस A2J और प्लस A3K। मान लो भाई हमारे पास कोई वेक्टर इस प्रकार से है। अगर आपसे कह दे आप A कैप ज्ञात करो, A का यूनिट वेक्टर आप ज्ञात करो, तो आप कैसे ज्ञात करोगे। तो भाई इनका सूत्र होता है A वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर। भाई इस सूत्र को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना पड़े तो आप वेक्टर को पहले ऊपर रखो और उसको उसके मॉड्यूलस से भाग कर दो। तो भाई जो भी उत्तर आएगा समझ जाओ वह उसका यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है,
तो भाई यहां से यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया होगा कि ये आई जे के क्या होती हैं और इनका प्रयोग कहां पे करते हैं। अब भाई यहां पर ना एक बात छूटी जा रही थी जो आप देख लो, जैसे मान लो कि कोई पी बिंदु है A1 A2 A3 कहीं पर, मान लो बिंदु यहां पर है, ये है हमारा पी बिंदु A1 कामा A2 और कामा A3, ठीक है, ये हमारा है, और ये है हमारा OP वेक्टर जो कि हमने निकाला है P का स्थित सदिश, ठीक है। तो जो हमारे A1 A2 A3 हैं, जो हमारे A1 A2 A3 हैं, इन्हें हम कहते हैं दिक् अनुपात। क्या भाई कहते हैं? दिक् अनुपात। तो अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ हो और आपसे पूछे कि उनके दिक् अनुपात क्या होंगे, तो हमेशा उसके निर्देशांक होने चाहिए A1 A2 A3। तो जो किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ठीक है भाई, कोई बिंदु है मान लो P है, उसके जो निर्देशांक होते हैं अगर आप उनको वेक्टर के रूप में बदल लोगे तो वो निर्देशांक जो होते हैं वो दिक् अनुपात कहलाते हैं। यहीं से आता है भाई दिक् साइन, ठीक है, उसे कहते हैं भाई दिक् कोसाइन। ये भाई कॉस की वैल्यू है, इसीलिए इन्हें कहते हैं दिक् कोसाइन। अब ये क्या होती हैं? मान लो हमारे पास कोई स्थित सदिश इस प्रकार से है, OP दिया हुआ है। अब यह OP एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगा? मान लो भाई अल्फा कोण बना रहा है, एक्स अक्ष से अल्फा कोण। तो भाई सूत्र होता है कॉस अल्फा बराबर एक्स अक्ष वाला A1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ OP वेक्टर, ठीक है भाई। ये कॉस अल्फा का मान होता है। कॉस अल्फा क्या है? एक्स अक्ष से बना कोण, ठीक है, A1 अपॉन मॉड्यूलस। इस प्रकार से भाई कॉस बीटा, अब बीटा क्या हो गया? बीटा है y अक्ष से बना कोण। कॉस बीटा क्या होगा? y वाला उठा लो, A2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ OP वेक्टर। अगर आप इसे A वेक्टर लिखते तो A1 अपॉन मॉड्यूलस A, A2 अपॉन मॉड्यूलस A, और ये क्या हो गया? अल्फा बीटा और क्या बचा? गामा, ठीक है। तो भाई ये हो गया कास गामा, क्या हो जाएगा? A3 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ OP वेक्टर। तो भाई ये जो हमारे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है, इन्हें हम कहते हैं दिक् कोसाइन। क्या कहते हैं? दिक् कोसाइन। जो हमारे कॉस अल्फा है इसे हम L बोलते हैं, जो भाई कॉस बीटा है इसे M बोलते हैं, और भाई जो कॉस गामा है उसे हम N बोलते हैं। ये हमारे दिक् कोसाइन है। और भाई एक सूत्र होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी भाई आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको तीनों ही दिक् कोसाइन मालूम है तो तीनों का वर्ग 1 के बराबर होता है। तो भाई यहां से पूरा क्लियर हो गया। अब हम एक्सरसाइज 10.2 को शुरू कर सकते हैं। तो भाई यहां तक क्लियर हो गया। अभी हमने मात्रक सदिश, दिक् अनुपात और भाई दिक् कोसाइन ये वाला सब क्लियर करा दिया है, ठीक है। अब भाई लास्ट में ना एक चीज बची हुई है, जरा उसे देख लो। अगर हमारे पास कोई ए बिंदु है, मान लो लिखा है भाई A कामा B कामा C। अब भाई लास्ट में ना एक चीज और बची हुई है, उसे भी देख लो। मान लो हमारे पास कोई ए बिंदु है 3 कामा 4 कामा 5 बिंदु है वहां सड़क। अब भाई हमारे पास ना यहां एक चीज और बची हुई है। मान लो हमारे पास कोई ए बिंदु है, अब भाई लास्ट में ना एक चीज और देख लो। मान लो हमारे पास कोई दो बिंदु हैं ए और बी, ठीक है, 3 4 5। ये मान लो भाई -1 2 -3। हमारे पास कोई दो बिंदु हैं, ठीक है, ए और बी। अब आपसे सीधा कह दे
कि आप जरा ए बी वेक्टर का मान बताओ। क्या करना है आपको? ए बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। तो और आपको ए और बी दो बिंदु पता हैं, तो आप कैसे पता करोगे देख लेना पहले। अब आप ए बी को इस प्रकार से लिख सकते हो स्थित सदिश के रूप में। ये भाई आपको हमने इसके पिछले वीडियो में बता दिया था कि ए बी वेक्टर को आप ओ बी माइनस ओ ए लिख सकते हो। और भाई ओ बी वेक्टर क्या होने वाला है? अगर आपको बी के निर्देशांक पता है तो आप ओ बी मान ज्ञात कर सकते हो। पहले के साथ आई लगा दो तो माइनस आई कैप, यहां 2j कैप और यहां -3k कैप, माइनस ओ ए वेक्टर यहां पर भी वही काम करो 3i प्लस 4j और प्लस 5k। अब भाई इसको हल कर लो तो हमें ए बी वेक्टर का मान पता चल जाएगा। हल कर लो, -i -3i -4i प्लस 2j -4j -2j -3k -5k -8k। तो भाई ये हो जाएगा हमारा ए बी वेक्टर। तो अगर आपको ऐसे ही कोई दो बिंदु पता हो और भाई उनसे गुजरने वाला कोई वेक्टर पूछ दे तो आप इस प्रकार से उसका मान निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी आप इसका मॉड्यूलस कैसे निकालोगे ये सब आपको हम पहले ही सिखा चुके हैं, ठीक है भाई। तो अभी क्या है, अभी आप इतना सब कुछ सीख गए हो कि आप एक्सरसाइज 10.2 को शुरू कर सकते हो।